नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास दस्तावेज पर बात कर रहे हैं। एक ऐसी डायरी जिसने आप कह सकते हैं इतिहास को महसूस करने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ नजरिया ही नहीं बल्कि लाखों शायद करोड़ों लोगों की सोच पर भी इसकी एक गहरी छाप है। सही कहा। जरा सोचिए, एक 13 साल की लड़की दुनिया से एकदम कटी हुई एक गुप्त कमरे में छिपी है और उसकी लिखी हुई निजी बातें वो कैसे 20वीं सदी की सबसे ताकतवर आवाजों में से एक बन गई। ये सवाल ही हैरान कर देता है। बिल्कुल। और ये कहानी है एनी फ्रैंक की। हाँ, एनी फ्रैंक, एक ऐसी किशोरी जो बस एक आम जिंदगी चाहती थी। स्कूल जाना, दोस्तों के साथ हंसना, खेलना, सपने देखना, जैसे कोई भी बच्चा चाहता है। हाँ, लेकिन उसे यहूदी होने की वजह से नाजी दौर में अपने परिवार के साथ छिपना पड़ा, एम्स्टर्डम की एक इमारत के पीछे एक गुप्त एनेक्सी में। और यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा छूती है वो है उसका तरीका। मतलब उसने हालात का सामना कैसे किया। जैसे आपने कहा, वो महज एक बच्ची थी, उसने कोई हथियार नहीं उठाए, कोई नारे नहीं लगाए। नहीं। उसकी ताकत थी उसकी कलम और एक वो साधारण सी डायरी जिसे उसने किटी नाम दिया था। हाँ, किटी। उसी डायरी में उसने सब कुछ लिखा, रोज क्या होता था, उसका डर, उसकी झुंझलाहट, यहाँ तक कि अपनी उम्र की उलझने, पहला प्यार, सब कुछ बड़ी बेबाकी से। बिल्कुल। वो सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, वो जैसे उस घुटन भरे माहौल में आजादी की एक छोटी सी खिड़की थी उसके लिए। हाँ, और सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं था वो। उन पन्नों में एक अजीब सा द्वंद्व दिखता है। एक तरफ भयानक डर है, लेकिन उसी के साये में उम्मीद भी पल रही है। सही कहा। गहरी निराशा है, पर जिंदगी जीने की इच्छा भी उतनी ही मजबूत है। बाहर की दुनिया क्रूर थी, पर उसके अंदर की दुनिया में संवेदनाएं, सपने, सवाल, वो सब जिंदा थे। सोचिए, एक युवा आवाज जो डर और अकेलेपन की बात कर रही है, लेकिन उसी आवाज में एक ऐसी समझदारी, एक ऐसी मैच्योरिटी है जो सुनने वाले को चौंका देती है। सही बात है। यही डायरी बाद में एक तरह से वैश्विक प्रतीक बन गई। हाँ, बिल्कुल। कुछ ही साल पहले लिखी गई निजी बातें आज दुनिया भर में करोड़ों लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। इसकी प्रासंगिकता कम क्यों नहीं होती? इसकी कई वजह हैं, मुझे लगता है। एक तो ये कि आनी की कहानी बहुत निजी होते हुए भी सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। डर, उम्मीद, प्यार, अपनी पहचान खोजना, ये भावनाएं तो किसी समय या जगह तक सीमित नहीं है ना। सही है। दूसरे, ये इतिहास के एक बहुत ही भयानक अध्याय का मानवीय चेहरा दिखाती है। वो जो लाखों पीड़ितों के आंकड़े होते हैं ना, हाँ। उनके बीच एनी की आवाज हमें याद दिलाती है कि हर आंकड़ा एक इंसान की कहानी है, एक छीनी हुई जिंदगी की कहानी। बहुत जरूरी याद दिलाना है ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक जीवित एहसास है। एक तरह से हमें उस गुप्त एनेक्सी के छोटे से कमरे में ले जाने का न्योता है। हाँ, कह सकते हैं। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं चाहता, बल्कि महसूस कराना चाहता है उस लड़की के डर को, उसकी आशाओं को, उसकी सोच को, उसी की नजदीकी से। सही, जैसे उस अनुभव को फिर से जीने का एक प्रयास हो। शायद एनी ने भी यही चाहा होगा कि कोई उसकी आवाज सुने। शायद खासकर उनकी आवाज जिनका वजूद ही मिटाने की कोशिश की गई हो। एनी की शारीरिक उपस्थिति भले ही छीन ली गई, पर उसकी आवाज, उसकी डायरी के जरिए वो समय और नफरत दोनों को पार कर गई। वाकई उसकी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। और यहीं पर एक गहरा सवाल उठता है मेरे ख्याल में, क्या किसी एक व्यक्ति की निजी सच्चाई जब वो पूरी ईमानदारी और मासूमियत से कही जाए, तो क्या वो इतिहास की बड़ी बड़ी राजनीतिक घटनाओं, युद्धों, विचारधाराओं के शोर से ज्यादा स्थायी और शक्तिशाली हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ। एनी की आवाज आज भी क्यों इतनी मायने रखती है, क्यों दुनिया भर के स्कूलों में पढ़ाई जाती है और क्यों हर पीढ़ी उससे जुड़ पाती है, इस पर सोचना जरूरी है। एनी फ्रैंक की कहानी के एक बहुत ही अहम, बहुत ही मार्मिक हिस्से पर बात कर रहे हैं। वो 2 साल जो उन्होंने गुप्त अड्डे में बिताए। सोचिए, आप 13 साल के हैं और अचानक आपकी पूरी दुनिया, आपका घर, सब कुछ एक बुकशेल्फ के पीछे सिमट जाए। हाँ, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। हमारे पास उनकी डायरी के अंश हैं। इनसे हमें उस अनुभव की गहराई में जाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। तो कहानी में तेजी आती है 6 जुलाई 1942 को, जब एनी की बड़ी बहन मार्गोट को नाजी अधिकारियों से एक समन मिलता है। हाँ, एक समन
जर्मनी जाने का आदेश। और ये समझना बहुत जरूरी है कि उस वक्त इस समन का असल मतलब क्या था। ये कोई मामूली ट्रांसफर ऑर्डर नहीं था। ये सीधा रास्ता था कंसंट्रेशन कैंप का, जहां से वापसी लगभग नामुमकिन थी। तो फ्रैंक परिवार के पास कोई चारा ही नहीं बचा था। उन्हें छिपना ही था। हाँ, तुरंत छुपना पड़ा। उसी सुबह निकलना पड़ा उन्हें, बहुत जल्दबाजी में, जैसे तैसे कपड़े पहने, एक के ऊपर एक, कई परतें, क्योंकि सूटकेस तो ले जा नहीं सकते थे। हाँ, शक हो जाता। एनी ने भी बस अपना स्कूल बैग लिया, उसमें कुछ किताबें, कर्लर, रुमाल और हाँ, सबसे जरूरी उसकी डायरी, उसकी प्यारी लाल चेक वाली डायरी, किट्टी। बस यही सब लेकर वो निकल पड़े। पीछे मुड़ने का भी वक्त नहीं था। और उनका ठिकाना कोई आलीशान बंगला या सेफ हाउस नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एनी के पिता ऑटो फ्रैंक, उनके ऑफिस बिल्डिंग का ही एक पिछला हिस्सा था। हाँ, छिपा हुआ, जिसे सीक्रेट एनेक्स या गुप्त अड्डा कहा गया। और सबसे दिलचस्प बात, उसका रास्ता वो एक घूमने वाली बुकशेल्फ के पीछे था। कमाल की इंजीनियरिंग कह सकते हैं। बाहर से कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि उस दीवार के पीछे एक पूरी दुनिया बसने वाली है। हाँ, और इस छोटी सी जगह में सोचिए 8 लोग रहने वाले थे। 8 लोग? फ्रैंक परिवार के 4 सदस्य, ऑटो, एडिथ, मार्गुट और एनी। फिर वैन डॉन परिवार, हर्मन, ऑगस्टा और उनका बेटा पीटर। और बाद में एक और सदस्य जुड़े। हाँ, डेंटिस्ट फ्रिट्ज फेफर, जिन्हें एनी अपनी डायरी में मिस्टर डसल के नाम से लिखती हैं। 8 अलग अलग लोग, अलग आदतें, एक बहुत ही छोटी सी जगह में, और वो भी अनिश्चित काल के लिए। ये तो शुरू से एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। बिल्कुल, सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी। और वहां के नियम बहुत सख्त थे। हाँ, सबसे बड़ा नियम था खामोशी। दिन के वक्त जब नीचे ऑफिस या गोदाम में कर्मचारी काम करते थे, सुबह 8:30 से शाम 6 बजे तक, पिन ड्रॉप साइलेंस, जरा सी भी आवाज नहीं। ना नल चलाना, ना जोर से चलना। एनी ने लिखा भी है कि उन्हें दबे पांव चलना पड़ता था मौजों में। फर्श चरमरा ना जाए, खिड़कियों पर हमेशा मोटे पर्दे, बाहर झांकना भी मना था। ये नियम उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी थे, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, जरूरी थे। लेकिन इन्हीं नियमों और सीमित जगह ने धीरे धीरे तनाव को जन्म दिया। अच्छा। एनी की डायरी बताती है कि शुरुआत में तो सब ठीक था, सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। लेकिन वक्त के साथ छोटी छोटी बातों पर, जैसे खाने के बंटवारे पर या बाथरूम कौन कब इस्तेमाल करेगा, इन सब की बहस होने लगी। और पकड़े जाने का डर, वो तो हमेशा ही था, हर पल। और ये डर रिश्तों पर हावी होने लगा था। एनी ने महसूस किया कि कैसे डर और घुटन लोगों को चिड़चिड़ा और कभी-कभी स्वार्थी भी बना देते हैं। ये उसकी डायरी में साफ दिखता है। ऐसे मुश्किल घुटन भरे माहौल में एनी के लिए उसकी डायरी किटी ही सब कुछ थी, एक पनाहगाह। हाँ, एक दोस्त जिससे वो सब कुछ कह सकती थी। वो उसमें अपने डर लिखती थी, अपनी निराशा, अपना गुस्सा, पीटर के लिए जो उसके मन में भावनाएं आ रही थीं वो भी, और बाहरी दुनिया की यादें। उसकी वो लाइन बहुत मशहूर है, कागज में लोगों से ज्यादा सब्र होता है। सांस लेना चाहती हूँ, ये शब्द पढ़कर ही वो घुटन महसूस होती है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि इन 2 सालों की कैद में एनी की लेखनी सिर्फ अपनी भावनाओं को लिखने तक ही सीमित नहीं रही। अच्छा, मतलब वो एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वर, एक पर्यवेक्षक बन गई। उसने अपने साथ रहने वाले लोगों के व्यवहार को, उनके आपसी रिश्तों की बारीकियों को बहुत गहराई से देखा और लिखा। हाँ, ये तो है। तो उसकी डायरी सिर्फ एक टीनेजर की आप बीती नहीं रह जाती, वो मुश्किल हालात में इंसानी स्वभाव का एक तरह का अध्ययन बन जाती है। सही कहा। उसकी सोच और लिखने के तरीके में भी बहुत विकास दिखता है इन 2 सालों में। बिल्कुल, एक बच्ची से घेर सोच वाली युवती बनने का सफर। अचानक छिप जाना, सख्त नियम, इंसानी रिश्तों में आता तनाव, और एक किशोरी का अपनी डायरी के जरिए उस सब से जूझना, खुद को अभिव्यक्त करना। हाँ, और यह हमें सोचने पे मजबूर करता है कि इतने ज्यादा दबाव और सीमित दायरे में इंसान की जो आंतरिक शक्ति है, जो रचनात्मकता है, वो कैसे उभर कर आती है। एनी ने सिर्फ घटनाएं नहीं लिखी, उसने उन्हें समझने की, उन्हें अर्थ देने की कोशिश की। शायद ये दिखाता है कि कहानी कहना, अपनी बात कहना, अपनी आवाज ढूंढना, ये किसी भी तरह की कैद से लड़ने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया हो सकता है ना? जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या सुनाई देता है? शायद पक्षियों की आवाज या सड़क पर गाड़ियों का शोर, है ना? हाँ, मतलब रोजमर्रा की सामान्य आवाजें। अब जरा सोचिए एक ऐसी सुबह के बारे में जहां सिर्फ डर से भरा सन्नाटा हो, बिल्कुल खामोशी। आज हम इसी दुनिया में झांक रहे हैं।
एनी फ्रैंक और गुप्त तहखाने में छिपे बाकी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी। हाँ, और मकसद है ये समझना कि उस छोटी सी बंद जगह में जीवन असल में कैसा था। और देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि वो हालात कितने असामान्य थे। वो तनाव जो लगातार बना रहता था, हाँ, सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक पूरी खामोशी, मतलब सोचिए ये सिर्फ शारीरिक तौर पर थकाने वाला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मानसिक तौर पर कल्पना करना भी मुश्किल है कि कितना भारी रहा होगा। उनकी रोज की जद्दोजहद उनके अंदरूनी कश्मकश की एक साफ झलक देते हैं। तो ये खामोशी इतनी जरूरी क्यों थी? मतलब उन्हें इतना चुप क्यों रहना पड़ता था? क्योंकि उनके छिपने की जगह के ठीक नीचे एक दफ्तर चलता था, वेयरहाउस था असल में। अच्छा, नीचे लोग काम करते थे? जी हाँ, दिन के वक्त तो जरा सी भी तेज आवाज, जैसे फर्श पर चलने की आहट या कोई बर्तन गिर जाए, हाँ, कुछ भी, वो आवाज नीचे जा सकती थी। और अगर नीचे वालों को शक हो जाता तो खबर नाजियों तक पहुंच सकती थी। बिल्कुल, और उसका मतलब था सीधी मौत, गिरफ्तारी, डिपोर्टेशन, मौत। बाप रे। तो इसलिए वो नियम थे, जैसे दिन में मोजे पहनकर चलना, हाँ, ताकि पैरों की आवाज ना हो, फुसफुसा कर बातें करना, खिड़कियों पर काले पर्दे रखना। जी, ताकि रात में अंदर की रोशनी बाहर ना दिखे और दिन में कोई अंदर ना झांक सके। और यहाँ तक कि दिन के वक्त टॉयलेट फ्लश भी नहीं करना। हाँ, क्योंकि पानी के पाइपों की आवाज भी नीचे जा सकती थी। ये सब रोजमर्रा की जिंदगी बचाने के नियम थे। अविश्वसनीय है ना? सोचना भी मुश्किल है कि वो ये सब कैसे निभाते होंगे रोज। बिल्कुल, और यही बात दिलचस्प है कि कैसे रोज की मामूली से मामूली चीजें भी जानलेवा खतरे से जुड़ गई थी। सही कहा। ऐसी घुटन और मौत के लगातार डर के बीच उन्होंने किसी तरह एक संतुलन बनाया होगा। उनकी दिनचर्या बहुत सख्त थी, इसी डर और जरूरत के हिसाब से बंधी हुई। हाँ, एनी की डायरी में इसका जिक्र है। सुबह जल्दी उठना पड़ता था, खाना भी बहुत सीमित होता था, जैसे सूखी ब्रेड या पुराने आलू। जी, संसाधन बहुत कम थे। और फिर सब अपने अपने काम में लग जाते थे, शायद वक्त काटने के लिए या दिमाग व्यस्त रखने के लिए। हाँ, एक रूटीन बनाना जरूरी था। एनी का पता चलता है कि वो खूब पढ़ती थी, शेक्सपियर, इतिहास, राजनीति, फ्रेंच भी सीख रही थी। ये शायद उस कैद में भी अपने दिमाग को आजाद रखने का एक तरीका था उसका। हाँ, हो सकता है। और पीटर वैन डीन, वो कभी कभी बहुत धीमी आवाज में रेडियो पर खबरें सुनने की कोशिश करता था। जी, बाहर की दुनिया से जुड़ने का यही जरिया था, वो भी बहुत खतरे वाला। तो शाम को जब नीचे दफ्तर बंद हो जाता था तब थोड़ी राहत मिलती होगी। हाँ, तब जाकर थोड़ी सांस लेने की, थोड़ी बातचीत करने की मोहलत मिलती थी। लेकिन एनी सिर्फ ये घटनाएं दर्ज नहीं कर रही थी, वो ये भी देख रही थी कि इस दबाव का, इस बंद माहौल का इंसानी रिश्तों पर क्या असर पड़ रहा है। अच्छा, हाँ। आप सोचिए, 8 लोग एक छोटी सी जगह में लगातार तनाव में, एक दूसरे के साथ रिश्तों पर असर पड़ना तो लाजमी था। सही बात है। एनी लिखती भी है कि कैसे लोग चिड़चिड़े हो जाते थे, हाँ, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते थे। हाँ बिल्कुल, वो मिस्टर वैंडान वाली बात कि वो चुपके से थोड़ा ज्यादा खाना ले लेते थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा। तो क्या एनी इसे सिर्फ एक बुरी आदत की तरह देखती थी, या वो इसके पीछे का डर और हताशा भी समझ रही थी? ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि उसकी लिखाई में ना अक्सर उसकी उम्र से कई ज्यादा गहरी समझ दिखती है। हाँ, ये तो है। उसके अपने रिश्ते भी कोई आसान नहीं थे। माँ के साथ तो उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। उसे लगता था माँ उसे समझती ही नहीं। वही पिता ऑटो फ्रैंक, वो उसके लिए एक मजबूत सहारा थे, उसके हीरो। और पीटर वैन डैन, उसके साथ एक अलग तरह का रिश्ता बन रहा था शायद। हाँ, एक नाजुक सा, खामोश सा रिश्ता पनप रहा था। शायद उस मुश्किल माहौल में एक दूसरे में सहारा ढूंढने की कोशिश थी वो। तो बाहरी दबाव तो थे ही, लेकिन एनी की अंदरूनी दुनिया भी लगातार बदल रही थी, विकसित हो रही थी। बिल्कुल, उसकी शारीरिक आजादी तो पूरी तरह छिन गई थी, लेकिन उसकी सोच, उसकी भावनाएं, वो कैद नहीं थी। और यहीं पर उसकी डायरी इतनी अहम, इतनी असाधारण बन जाती है। हाँ, वो कागज और कलम असल में वही उसकी असली आजादी थे। उस दम घुटने वाली खामोशी में लिखना ही उसके लिए सांस लेने जैसा था, अपनी पहचान बनाए रखने का जरिया। वो सिर्फ रोज की बातें नहीं लिख रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने वजूद को, अपनी सोच को दर्ज कर रही थी, और उसे क्या पता था कि वो अनजाने में इतिहास का एक इतना महत्वपूर्ण हिस्सा लिख रही है। तो इस सारी बातचीत से, इस पड़ताल से हमने क्या देखा? एक तरफ दम घुटू खामोशी, जान का लगातार खतरा, एक छोटी सी जगह में आपसी खींचतान, तनाव। हाँ, तनाव। लेकिन दूसरी तरफ जीने की एक जबरदस्त इच्छा शक्ति, टिके रहने का जज्बा और शब्दों की, लिखने की ताकत। बिल्कुल, एनी की डायरी वो आवाज बनी
जिसे असल दुनिया में तो दबा दिया गया था। सही कहा। एनी एक जगह कहती है कि उसे लगता था जैसे उसका बचपन उससे छीन लिया गया है। उन भयानक हालात को देखते हुए और उसकी उस उम्र में वो गहरी समझ, क्या लगता है, क्या ऐसी परिस्थितियां किसी इंसान को बचपन से सीधा वयस्कता में धकेल देती हैं, शायद आजादी छीनने के एहसास से भी ज्यादा तेजी से? क्या वो अनुभव बचपन को खत्म कर देता है? सोचने वाली बात। एनी फ्रैंक की डायरी के कुछ खास हिस्सों को देखते हैं। हाँ। इस पर बात करेंगे, कैसे वो बंद जगह में महीनों तक रहना उसने एनी की खुद की समझ और दूसरों से उनके रिश्तों को कैसे बदला। मकसद सिर्फ कहानी बताना नहीं है, बल्कि उस युवा लड़की के अंदर क्या चल रहा था उसे महसूस करना है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, बाहरी घटनाओं से ज्यादा एनी की अंदरूनी यात्रा दिखाते हैं। कैसे उनका ध्यान बाहर से हटकर अपने अंदर गया, वो भी किशोरावस्था के मुश्किल सालों में, और हालात तो खैर बेहद असामान्य थे। इसमें कुछ खास बातें हैं। पहचान का वो संकट जिसे वो दो एनी कहती हैं। हाँ। फिर वो गहरा अकेलापन, और हाँ, पीटर वैन डैन के साथ वो पनपता हुआ रिश्ता। हाँ, ये दो एनी वाली बात, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगी। वो लिखती हैं, मैं अब दो एनी को जानती हूँ, एक जो हंसती है, मजाक करती है बाहर की दुनिया के लिए, और दूसरी जो चुप रहती है, गहरी है, लेकिन किसी को दिखती नहीं। ये क्या सिर्फ एक टीनेजर की आम उलझन थी, या उस बंद जगह की वजह से कुछ ज्यादा गहरा था? देखिए, सवाल बहुत अहम है मेरे ख्याल से। हाँ। दोनों ही बातें थीं। किशोरावस्था में पहचान खोजना वैसे ही एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन उस माहौल में सोचिए जहां आप लगातार बंद हैं, बाहरी दुनिया से कोई फीडबैक नहीं, वही गिने चुने चेहरे रोज, तो वो संकट और बढ़ गया। उनको लगता था माँ उन्हें नहीं समझती, बहन मार्गोट से तुलना होती है, तो वो जो एहसास था कि मेरा असली रूप, मेरा गंभीर रूप कोई देख ही नहीं रहा, वो उन्हें अदृश्य महसूस कराता था। शायद ये दोहरापन खुद को बचाने का एक तरीका भी था, एक बाहरी हंसमुख एनी और एक अंदर की सोचने वाली एनी। और इसी अकेलेपन, इसी अदृश्य होने के एहसास के बीच पीटर वैन डैन आते हैं। शुरू में तो शायद दोनों में थोड़ी दूरी थी, है ना? वो कैसे बदली? हाँ, शुरू में एनी को पीटर थोड़े शर्मीले और अजीब से लगते थे। शायद पीटर को एनी ज्यादा बातूनी लगती होंगी, लेकिन धीरे धीरे, खासकर जब वो छत पर या अटारी में अकेले मिलने लगे, एक अलग तरह की समझ बनी। वो चुपचाप साथ बैठना, आसमान देखना, भविष्य की हल्की फुल्की बातें करना, उस घुटन भरी जगह में ये छोटे पल बहुत बड़े थे। एनी ने लिखा भी है कि पीटर के साथ वो उन बातों पर बात कर पाती थी जो किसी और से नहीं। आपने कहा पीटर ने एनी को समझा, ये सिर्फ सुनना नहीं था। मतलब डायरी में ऐसा क्या है जिससे लगता है कि समझ गहरी थी? वो लिखती हैं, क्या ये प्यार है या सिर्फ साथ की जरूरत? लेकिन जो सबसे अहम बात वो बताती हैं वो ये कि पीटर उनकी दूसरी एनी को, उनकी गहरी सोच, उनकी भावनाओं को सुनता था। शायद पहली बार उन्हें लगा कि कोई उन्हें सिर्फ एक चंचल बाहरी लड़की नहीं, बल्कि एक सोचने समझने वाली गहरी इंसान के तौर पर देख रहा है। अच्छा। उनका लिखना कि जब वो पास होता है तो मैं खुद को अकेली महसूस नहीं करती। यह सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस की बात नहीं है, ये वो भावनात्मक जुड़ाव है। पीटर का जो शांत स्वभाव था, शायद उसने एनी के उस अंदरूनी हिस्से को बाहर आने का मौका दिया। लेकिन फिर वो अपराध बोध और डर भी था, जैसा उन्होंने लिखा है। ये सोचना कि क्या इस खौफनाक माहौल में, मौत के साए में, प्यार या नजदीकी के बारे में सोचना भी सही है, ये कश्मकश भी रही होगी, जाहिर है। बिल्कुल, उस अपराध बोध का जिक्र वो करती हैं, डर का भी, लेकिन फिर भी वो अपने एहसासों को सही ठहराती हैं। ये बहुत हिम्मत की बात है। उनका वो कहना, मैं सिर्फ एक लड़की नहीं हूं जो छुपी हुई है, मैं एक इंसान हूं जिसके पास अपने विचार, अपनी सोच और भावनाएं हैं, और मुझे भी महसूस करने का हक है। हाँ। ये उस वक्त में, उन हालात में कहना, ये दिखाता है कि वो सिर्फ परिस्थितियों के शिकार बनकर नहीं रह गई। वो अपने अंदरूनी जीवन को जी रही थी, उसे महत्व दे रही थी। ये सिर्फ महसूस करने का हक नहीं था, ये इंसान होने का दावा था। तो अगर हम सार देखें तो एनी की डायरी के ये हिस्से यही दिखाते हैं कि बाहरी दबाव कैसे आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर सकता है, और ये भी कि किसी के द्वारा सच में सुने जाने, समझे जाने का एहसास कितना ताकतवर होता है, खासकर तब जब आप बिल्कुल अकेला और अनदेखा महसूस कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही। उनका अनुभव उन बुनियादी मानवीय जरूरतों को दिखाता है, जुड़ाव की जरूरत, समझे जाने की जरूरत, मान्यता की जरूरत। और ये जरूरतें किसी भी हालत में, चाहे वो कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, खत्म नहीं होती। आत्मखोज और इंसानी रिश्ते वो अंधेरे में भी अपना रास्ता बना ही लेते हैं। ये बातें
हमें याद दिलाती हैं कि इंसान का मन कितना लचीला हो सकता है। आज के समय में जहाँ शायद वैसा चरम बंद होना न हो, पर कई तरह का अलगाव तो है। डिजिटल दुनिया में खो जाना या किसी और तरह की तन्हाई, ये हमारी अपनी पहचान, हमारी आत्म छवि को कैसे प्रभावित करता है? क्या होता है जब हमारा वो भीतरी स्व, हमारी दूसरी एनी, लंबे समय तक अनदेखी या अनसुनी रह जाती है? हम एनी फ्रैंक की डायरी के पन्नों में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। यहाँ हमारा मकसद सिर्फ डायरी पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे उस गुप्त अड्डे की घुटन में लिखने का काम एनी के लिए सिर्फ एक शौक नहीं रहा, वो जीने और अपनी पहचान बचाने का एक जरिया बन गया था। हाँ, और ये पहलू सच में दिल को छू जाता है। ये डायरी बस घटनाओं का रिकॉर्ड नहीं है, मतलब ये उससे कहीं ज्यादा है। ये दबाव में एक युवा लेखिका के क्या कहते हैं, पनपने का दस्तावेज है। उन बंद दीवारों के पीछे उसकी कलम ही वही उसकी खिड़की थी, उसकी आवाज थी। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चिंगारी की, जहां से ये सब शुरू हुआ। एनी का लेखक बनने का सपना। हाँ, उसने साफ लिखा, मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे शब्द मेरे मरने के बाद भी जिंदा रहें। सोचिए जरा, 14 साल की उम्र और इतनी स्पष्टता। बिल्कुल, उसे यकीन था, उसे पता था कि वो लेखिका बनेगी। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं थी। नहीं, ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये उसके लिए एक मकसद बन गया था। रोज लिखना। वो सिर्फ ये नहीं लिखती थी कि क्या हुआ, ये उसके जज्बात थे, उसका डर, उम्मीदें, मतलब उसका पूरा वजूद कागज पर उतर रहा था। मिसेस वैन डैन की वो नोक-झोंक हो या पीटर के साथ वो बढ़ती नजदीकियां, हाँ, सब कुछ उसकी डायरी में जैसे जिंदा हो उठता है। ये उसके लिए, क्या कहूँ, सांस लेने जैसा था, अपनी सोच को, अपनी पहचान को जिंदा रखने का तरीका। और इसी रोजमर्रा के लिखने से जो निकला वो हैरत अंगेज है। उसकी सोच की गहराई, जैसे वो कहती है, हाँ, लोग कहते हैं कि लड़कियां ज्यादा बोलती हैं, लेकिन मुझे लगता है वो ज्यादा सोचती भी हैं। या फिर वो लाइन, मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर कुछ अच्छा होता है, चाहे वो दुनिया कितना भी बुरा क्यों न बना दे। उस भयानक नफरत के माहौल में ऐसी बात सोचना कमाल है। ये बात सच है, और दिलचस्प ये है कि ये उम्मीद सिर्फ ख्याली नहीं थी, है ना? डायरी में डर साफ दिखता है, पकड़े जाने का खौफ तो था ही, जाहिर है, लेकिन कहीं भी हार मानने का भाव नहीं है। उसकी आज़ादी की छटपटाहट देखिए। मैं दिन रात इंतजार करती हूँ उस दिन का, जब बाहर निकलकर मैं खुली हवा में सांस लूंगी और बस जोर से चिल्ला सकूं, मैं जिंदा हूँ। वाह, ये शब्द डर के बीच भी एक जिंदा दिली का सबूत है। और ऐसा भी नहीं था कि वो सिर्फ अपनी अड्डे की दुनिया में ही खोई हुई थी। शारीरिक कैद थी वो, ठीक है, पर उसका दिमाग वो बहुत दूर तक सोच रहा था। बिल्कुल, उसकी सोच बहुत आगे की थी। राजनीति, धर्म, समाज में औरतों की जगह, मतलब बड़े मुद्दों पर सोच रही थी। उसकी उम्र के लिहाज से ये वाकई कमाल की बात थी। निश्चित रूप से, खासकर महिलाओं के बारे में उसके विचार। जब वो लिखती है, क्यों लोग मानते हैं कि लड़कियों को सब सहना पड़ता है, मुझे तो लगता है हम भी किसी से कम नहीं है। हाँ, ये पढ़ा है मैंने। ये सिर्फ एक टीनेजर का गुस्सा नहीं है, ये बराबरी की एक मजबूत आवाज है ना? वो सिर्फ डायरी नहीं लिख रही थी, वो एक विचारक के तौर पर उभर रही थी उस अंधेरे वक्त में। तो तस्वीर ये उभरती है कि एनी के लिए लिखना महज शब्दों का खेल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसकी ढाल थी, उसकी ताकत थी, और आखिरकार शायद उसकी आजादी भी। वो गुप्त अड्डे की दीवारें उसे कैद कर सकती थी, लेकिन उसकी सोच को नहीं, उसके शब्दों को नहीं। सही कहा, एकदम सही। ये पन्ने गवाह हैं कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इंसानियत और रचनात्मकता और उम्मीद जिंदा रह सकती है। एनी की डायरी वाकई एक लेखिका के जन्म की कहानी है, जिसने अंधेरे में रोशनी की तलाश कभी नहीं छोड़ी। उसकी कहानी और उसके शब्द आज भी हमें हिम्मत देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करते हैं। मतलब इन स्रोतों में तो इसका जिक्र नहीं है, पर अगर एनी बच जाती तो वो अपनी इस बेबाक कलम से दुनिया को और क्या कुछ देती, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा हमारे साथ रहेगा। हम एनी फ्रैंक की कहानी, उनकी डायरी और उसके असर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, मकसद यही है कि एनी के जीवन के वो आखिरी दिन, उनकी डायरी कैसे मिली और कैसे वो दुनिया भर में एक अहम आवाज बन गई, इसे समझें। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं उस दिन से
जिसने सब कुछ पलट दिया। 4 अगस्त 1944। हाँ, वो दिन जब गुप्त अड्डे की जो 2 साल की शांति थी वो भंग हो गई। किसी ने खबर दे दी थी ना, नाजी पुलिस ने छापा मारा था उस छिपी भी जगह पर। जी बिल्कुल, किसी की मुखबिरी पर ही। और बस उस एक छापे ने एनी, उनके परिवार, वैंडान परिवार, मिस्टर डसेल जो भी वहां छुपे थे, सबको पकड़वा दिया। वो जगह जो उनका घर थी 2 साल से, वो खाली हो गई। हाँ, वो किताबों की अलमारी के पीछे की दुनिया खत्म हो गई। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उनका सफर कहाँ ले गया उन्हें, मतलब कहाँ रखा गया? पहले तो एम्स्टरडम में ही कुछ जगहों पर रखा, फिर उन्हें वेस्टरबोर्ग भेजा गया। वेस्टरबर्ग, एग्जैक्टली। ये वो ट्रांजिट कैंप था ना? हाँ, जहाँ से आगे भेजा जाता था। हाँ बिल्कुल, ट्रांजिट कैंप था वो। और फिर वहां से ऑश्विट्स, बिर्केनो, एक भयानक ट्रेन यात्रा के बाद। लेकिन ऑश्विट्स भी उनकी आखिरी जगह नहीं थी, सही कह रही हूँ? नहीं, कुछ महीने वहां रहने के बाद, शायद नवंबर 1944 के आसपास, एनी और उनकी बहन मार्गोट को जर्मनी के बर्गेन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया गया। बर्गेन बेल्सन, वहां के हालात कैसे थे, क्या बताते हैं स्रोत? स्रोत बताते हैं कि हालात सोच से भी परे थे, भयानक। मतलब खाने की कमी, बीमारियां, टाइफस तो जैसे महामारी बन गया था, ठंड, कीचड़ और हर तरफ मौत। बहुत ही अमानवीय माहौल था वहां का। और वहीं पर? हाँ, वहीं पर। पहले मार्गोट की मौत हुई टाइफस से, शायद फरवरी या मार्च 1945 की शुरुआत में, और फिर उसके बस कुछ ही दिन बाद एनी की भी। सिर्फ 15 साल की उम्र में? हाँ, सिर्फ 15 साल। और विडंबना देखिए, उन्हें उसे आजाद करा लिया। युद्ध खत्म होने के इतने करीब आकर ये सोचना भी मुश्किल है। सच में? अच्छा, युद्ध खत्म हुआ और एनी के पिता ऑटो फ्रैंक, वो अकेले वापस लौटे? हाँ, पूरे परिवार में सिर्फ वही जीवित बचे थे। उन्हें पता चला कि सब खत्म हो गया है, लेकिन फिर उन्हें एनी की डायरी मिली। ये कैसे हुआ? ये भी किस्मत की बात है। जब छापा पड़ा था तो नाजी पुलिस ने सब तहस नहस कर दिया था। कागज बिखरे पड़े थे। लेकिन ऑटो फ्रैंक की 2 मददगार थीं, मीप घीस और बेप वॉट्सकिल। उन्होंने हिम्मत दिखाकर एनी के वो सारे कागजात, वो डायरी संभाल लिए। अच्छा। और युद्ध खत्म होने तक उसे छुपा कर रखा। जब ऑटो वापस आए तो मीप ने उन्हें वो डायरी सौंप दी। और जब ऑटो फ्रैंक ने पहली बार उसे पढ़ा होगा, क्या महसूस किया होगा उन्होंने? सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी बेटी के वो सारे विचार, उसके सपने, उसके डर, उसकी वो समझ जो वो दुनिया को लेके बना रही थी। ऑटो को एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक बच्ची की बातें नहीं है, ये एक आवाज है, एक ऐसी आवाज जो मरने के बाद भी जीना चाहती थी। एनी ने खुद लिखा भी था डायरी में कि वो एक लेखिका बनना चाहती है। बिल्कुल। और ऑटो ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी की इस इच्छा को पूरा करेंगे, इसे दुनिया तक पहुंचाएंगे। और उन्होंने ये किया। 1947 में पहली बार ये डायरी छपी, डच भाषा में, हेट आक्टर हाउस, यानी गुप्त अड्डा। जी। और फिर बाद में अंग्रेजी में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम से आई और दुनिया भर में फैल गई। इसका असर तो जबरदस्त रहा है। बहुत ज्यादा। आज 70 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, करोड़ों कॉपी बिक चुकी हैं, स्कूलों में पढ़ाई जाती है, नाटक बने, फिल्में बनी। हाँ, ये सिर्फ एक ऐतिहासिक किताब नहीं रह गई है अब। बिल्कुल नहीं। एनी की कहानी सिर्फ नाजी क्रूरता का दस्तावेज नहीं है, ये मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इंसानियत की, उम्मीद की, हिम्मत की मिसाल बन गई है। तो जो उन्होंने लिखा था, मैं मरने के बाद भी जीना चाहती हूँ, हाँ, वो लाइन जैसे उन लाखों लोगों की आवाज बन गई जिन्हें चुप करा दिया गया था। ये दिखाती है कि कैसे एक अकेली छोटी सी आवाज भी दुनिया पर इतना गहरा असर डाल सकती है। ये हमें सिखाती है कि भयानक परिस्थितियों में भी अच्छाई, सपने देखने का हौसला और लिखने की ताकत, ये सब कायम रह सकता है। शब्दों में वाकई बहुत ताकत है। और ये भी कि सच्चाई में, ईमानदारी से कही गई बात में कितनी शक्ति होती है, उसका असर कितना लंबा चलता है। एनी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, वो उनकी डायरी के हर पन्ने पर जिंदा है। तो हमने देखा कि कैसे एनी फ्रैंक की जिंदगी भले ही दुखद रूप से छोटी रही, लेकिन उनकी डायरी ने उनकी आवाज को अमर बना दिया। वो आज भी दुनिया भर में गूंज रही है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, आज की दुनिया में जहाँ इतनी सारी जानकारी है, इतनी आवाजें हैं, हम असल में किन आवाजों को सुन रहे हैं? और कौन सी ऐसी जरूरी कहानियां हैं जो शायद आज भी अनसुनी रह जा रही हैं? क्या पता एनी की तरह आज भी कितनी ही कहानियां बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हूं। आज हम जरा बात कर रहे हैं एनी फ्रैंक की,
मतलब उनकी डायरी और जो कुछ हमें उनसे जुड़े लेखों से पता चलता है। और शुरुआत वहीं से होती है जहां वो डायरी, एक आवाज अचानक से खामोश हो जाती है। लेकिन वो सिर्फ एक डायरी नहीं थी, उसमें तो जैसे पूरी जिंदगी भरी हुई थी। सपने थे, पहला प्यार, वो डर जो बढ़ता जा रहा था, और इन सब के बीच एक उम्मीद भी। सोचिए, एनी फ्रैंक, जिसने अपनी जिंदगी के अपमानीय 2 साल एक छुपी हुई जगह, एक छोटे से कमरे में गुजारे, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग थलग। पर सबसे अजीब, मतलब असाधारण बात जो इन चीजों से निकल कर आती है, वो ये है कि उन बंद दीवारों के पीछे भी उसकी सोच, उसकी आत्मा कितनी आजाद थी। उसकी समझ, उसकी भावनाएं इतनी गहरी थीं कि वो आज भी हमें छूती हैं। जैसे वो कह रही हों कि शरीर भले कैद हो, विचार नहीं। सच में उसकी सोच आज भी आसमान छू रही है। हाँ, और एक दिलचस्प पहलू जो सामने आता है वो है एनी का तरीका। जैसे उसने कोई सीधी लड़ाई नहीं लड़ी, है ना? नई दुनिया को खुलकर चुनौती दी। उसने बस एक काम किया, उसने लिखा। जी हाँ, बिल्कुल। और शायद यही बात उसे और भी शक्तिशाली बनाती है। जैसा कि कुछ विचार बताते हैं, उसका वो लिखना, वो भी इतना निजी, इतना सच्चा, उसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों के दिलों को छुआ है। ये दिखाता है कि ईमानदारी से कहे गए शब्द, चाहे वो कितने भी धीरे से लिखे गए हों, उनमें कितना वजन हो सकता है। मतलब अपनी कहानी कहने की ताकत, वो शायद हमें जोड़ती है। बिल्कुल सही। और हाँ, इन दस्तावेजों में ये बात भी उभरती है कि ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये सीधे दिल से जुड़ती है। सही कहा, बिल्कुल। ये एक भावनात्मक जुड़ाव है कि एनी की आवाज सिर्फ गुजरे जमाने की कोई गूंज नहीं है, वो आज भी इसी पल में बहुत से लोगों के लिए एक प्रेरणा है, शायद अंधेरे में रोशनी की एक किरण की तरह। सोचिए, इतने भयानक हालात के बावजूद उसकी इंसानियत, उसकी उम्मीद जगाने की क्षमता, वो आज भी उतनी ही जरूरी लगती है। हाँ, ये याद दिलाता है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी इंसानियत जिंदा रह सकती है। हाँ, और शायद इसीलिए, जैसा कहीं कहा गया है कि कुछ कहानियां वो सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। एनी की कहानी बस तारीखें और घटनाएं नहीं है ना? वो भावनाओं का, अनुभवों का एक जाल है जिसे पढ़कर आप महसूस करते हो। तो फिर आखिर में हम इसी सवाल के साथ रह जाते हैं जो इन सब बातों से उठता है कि कैसे एक अकेली आवाज, जिसे इतनी बेरहमी से चुप करा दिया गया था, वो लिखे हुए शब्दों के जरिए न सिर्फ जिंदा रहती है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी इतना गहरा असर छोड़ती जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शब्दों में, खासकर जब वो पूरी सच्चाई और आत्मा से लिखे गए हों, उनमें कितनी जबरदस्त ताकत छुपी होती। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।